पैड गुरुकुल क्या है? पैड गुरुकुल है ये हमारा पंकज एंड अमिता टिटोरिया एक ऐसा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया यहाँ पे कि हम लोगों के अंदर के स्किल को डेवलप करके उनको एक आत्मनिर्भर किस तरह बनाने का, ये एक जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आत्मनिर्भर बनने का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम अलग अलग स्किल को डेवलप किया जाता है यहाँ पे। ओके, तो उसी में से एक सेशन ये हमारे हेल्थ कोच, कि आज हमें हेल्थ कोच क्यों बनना है। हमने अलग अलग सेशंस लिए हेल्थ कोच के ऊपर में। ओके, जॉइंट के ऊपर में, वुमेन्स हेल्थ के ऊपर में, किड्स हेल्थ के ऊपर में। तो वैसे भी ये एक सेशन जो है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक सीखने के लिए। ओके, तो उसके लिए हम हमारे साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर है, आज हम उनको सुनेंगे यहाँ पे। और कुछ बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे वेटिंग में दिख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि सब लोगों को यहाँ पे एंट्री दीजिए, क्योंकि एक बार सेशन स्टार्ट हो गया तो फिर उनका मिस ना हो जाए। ओके ओके, so let's start with एक wonderful prayer. We have a great leader from Nagpur, Mrs. चारुश्री क्षीरसागर. So over to चारू जी, और आप यहाँ पे एक सुंदर सी आवाज में एक सुंदर सी प्रेयर आप यहाँ पेश करेंगे आप. Over to you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम चारुश्री प्रशांत क्षीरसागर है। मैं पैड गुरुकुल से मई महीने से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे आके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। मैं एक होम मेकर हूँ बेसिकली, और मैं चाहती हूँ कि ये जर्नी मेरी बहुत अच्छी रहे पैड गुरुकुल के साथ। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और इसी के साथ मैं अभी एक प्रार्थना शेयर करूँगी, आप सभी मेरे साथ दोहराइएगा। परमपिता परमात्मा, आपको कोटि कोटि नमन। आपकी परम कृपा से मैं एक शक्तिशाली, शांतिपूर्ण और दिव्य आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा, हर पल हर क्षण आप मेरे साथ है, और आप आपकी शक्ति से प्रकाशित करके मुझे हर क्षण मार्गदर्शन करके अपने साथ प्रगति पथ पर लेके चल रहे हैं। परमपिता परमात्मा, आपकी परम कृपा से प्रकृति से मुझे वो हर चीज जो मेरे लिए अच्छी है और सही है वह मिल रही है। परमपिता परमात्मा, आपकी नैसर्गिक शक्ति से आनंद उठाते हुए मैं और मेरा परिवार बहुत ही स्वस्थ, सुखी, समृद्ध एवं आनंदी परिवार है। हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे एक और शुभ कार्य के लिए चुना है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इस मिशन हेल्थ कोच के प्रोग्राम के जरिए अपने परिवार के साथ साथ बहुत सारे परिवार को सेहतमंद रहने के लिए मैं मदद कर पाऊंगी। मैं हेल्थ कोच बन के अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से परमात्मा का कार्य समझ के करूंगी। इस मिशन के लिए मुझे मार्गदर्शन करिए। मैं आपका प्यारा फरिश्ता हूँ, और मैं सबको उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार चारू जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेयर किया है। और आज तो इस सेशन में साक्षात भगवान भी यहाँ पे उपस्थित है, और हम जो भी अच्छा शुभ काम करते हैं तो भगवान को साक्षी मान के ही करते हैं। आज का भी हम इस सेशन की शुरुआत परमात्मा को साक्षी मान के शुरुआत करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे जो गेस्ट मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ, तो सबसे पहले एक जोरदार तालियां हो। एक मैं चाहूंगा दिल खोल के तालियां बजाओ, दिल खोल के तालियां बजाओ, अपने लिए तालियां बजाओ, जोरदार तालियां बजाओ। तालियां बजाने से इसके दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, और एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर में आ जाती है ना। एक देखो सबके चेहरे पे एक बहुत सी अच्छी स्माइल दिख रही है मुझे, बहुत, है ना, बिल्कुल यानी जो थकावट होती है वो भी निकल जाती है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। चलिए हो गए, तो आज हम यहाँ पे हमारे गेस्ट को हम इनवाइट करने जा रहे हैं। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। तो डॉक्टर रीमा अग्रवाल जी है। अगर उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो वो एक्स लेक्चरर है कालका डेंटल कॉलेज फ्रॉम मेरठ। उसके बाद उन्होंने एक्स डेंटल सर्जन है, सर्जन डॉक्टर भी है वो, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। उसके बाद उन्होंने डेंटल फ्रॉम कोतलीवाल डेंटल कॉलेज मुरादाबाद। उनके बारे में बहुत कुछ और जानने के लिए है। तो मेरे पास जितना यानी मैं चाहता हूँ कि मैं शॉर्ट में बोल के ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम उनसे सुनेंगे, उनके बारे में सुनेंगे। और बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर है वो, अपने प्रोफेशन में बहुत बिजी है, और इस मिशन हेल्थ कोच से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने अपना एक कीमती समय यहाँ निकाला है। मैं चाहूंगा कि उनका जो वैल्यूएबल टाइम और वैल्यूएबल नॉलेज को हम बहुत ही सिंसियरली सुनेंगे हम यहाँ पे, और उसको हम अपनी फील्ड पे यूज करेंगे हम ये। सो हेल्प मी वेलकम, आप सबके टैलू के साथ मैं यहाँ पे मैं बुलाने चाहूंगा डॉक्टर रीमा अग्रवाल जी। वेलकम
Agrawal madam, welcome. Over to you. और उनके बारे में बताऊं तो उनके हस्बैंड भी एनेस्थेटिक है, एनेस्थीसिया डॉक्टर है, ही इज ऑल्सो बिजनेसमैन है। तो मैं चाहूंगा रीमा मैडम, वेलकम, ओवर टू यू। मैं चाहूंगा जोरदार ताली हो मैडम के लिए। ओवर टू यू। या ओवर टू यू मैडम। Very good evening to all PET Gurukul members, Amita ma'am, Pankaj Titoria sir, and Silky ma'am, and all guest members. आज हम इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। ये मेरे साथ, ये एक ईश्वर की ब्लेसिंग्स है हमारे साथ, और मैं इन ब्लेसिंग्स के लिए उस इनविजिबल पावर को थैंक यू कहती हूँ और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर अपनी नॉलेज शेयर करने का आज लोगों के साथ एक मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए बहुत लकी मानती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर रीमा अग्रवाल, आई एम ए डेंटल सर्जन फ्रॉम खटीमा, उत्तराखंड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेंटल हाइजीन एंड डेंटल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले कि मुझे ये बताइए कि डेंटल प्रॉब्लम्स पर बात करनी क्यों है? Why dental hygiene and dental problems are important for us? पहले मुझे बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, या फिर प्लीज शेयर करिए कि क्यों आप डेंटल हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। ओरल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओरल अगर प्रॉपर नहीं है, अगर बैड स्मेल है, तो हमारे आसपास कोई आएगा नहीं। या करेक्ट मैम, बच्चों में मैक्सिमम कैविटीज बन जाती हैं बच्चे, तो उनके लिए भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि उनको किस तरीके से, मतलब कैसी हमें डाइट देनी है, कैसे उनका केयर करना है या इसका। और बड़ों में भी, जैसे ओल्ड एज में हमें भी, या जैसे भी किसी को भी होती है प्रॉब्लम, कैविटीज बनती है क्या, तो क्यों बनती हैं, किस लिए, इस चीज की हमें नॉलेज होगी तो हम अच्छे से केयर कर पाएंगे, ताकि वो स्टेज ही नहीं आए। बिल्कुल। इसके अलावा और कुछ बताना चाहेगा कोई? मैं बताती हूँ के बारे में मैडम उतना ज्यादा किसी को जानकारी भी नहीं है। ओके अवेयरनेस कम है। ओके, मैं बताती हूँ। सबसे पहले आती है स्माइल हमारे फेस पर, जिसके लिए कि डेंटल केयर इम्पोर्टेंट होती है। तो स्माइल इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे स्माइल अच्छी है, टीथ अच्छे हैं, तो हमारी स्माइल भी अच्छी है। ठीक कह रही हूँ मैं? तो स्माइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन अवर फेस। एक हंसता मुस्कुराता फेस सभी को अच्छा लगता है, और आपकी कन्वर्सेशन बहुत स्ट्रांग होती है। प्लस एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है। स्माइली फेस आपका सामने वाले के साथ आपकी पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है, हेल्दी कन्वर्सेशन करता है। तो सबसे पहले तो स्माइल के साथ डेंटल को हम कोरिलेट कर सकते हैं। अदर चीजें तो बाद में आती हैं, प्रिवेंशन, क्योर, बट सबसे पहले जो एक जनरल लोगों की सबकी सोच होती है कि स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है फेस पर। उसके लिए हमारे टीथ स्ट्रांग होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। तो वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मैं इन लाइंस के साथ ये कहना चाहूंगी कि हमें वक्त रहते ही अपनी प्रॉब्लम्स को समझ लेना चाहिए, प्रिवेंशन करनी चाहिए, ताकि हमें डिजीजेस हो ही ना और हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। अब नाउ आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट टीथ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि 2 टाइप के टीथ होते हैं, प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। प्राइमरी टीथ
जिनको कि हम डेसिडुअस टीथ और दूध के दांत भी कहते हैं। और प्राइमरी टीथ स्टार्ट फ्रॉम 6 to 7 months and complete by the age of 3. And then permanent teeth start from 6 to 7 years and completed by the age of 13-14 years. जो बीच का टाइम होता है इसमें 6 to 7 years से लेकर 13-14 years तक वो होता है मिक्स्ड डेंटिशन का। मिक्स्ड डेंटिशन मतलब कि उसमें दूध के दांत और पक्के दांत आपके दोनों टाइप के दांत मुंह में प्रेजेंट होते हैं। तो परमानेंट टीथ पहले रेसिडुअस टीथ आपके 20 होते हैं काउंटिंग में एंड परमानेंट टीथ 32 होते हैं। परमानेंट टीथ 14 इयर्स तक कंप्लीट हो जाते हैं 28 एंड देन 4 मोलर्स जिन्हें कि हम अक्कल दाढ़ कहते हैं वो 17 इयर्स से स्टार्ट होके 30, 35 इट कैन वेरी इन पर्सन टू पर्सन। किसी में 30 तक भी कंप्लीट हो सकती है, 35, 40 किसी भी एज में कंप्लीट हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि डेंटल केयर की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ डेंटल केयर कि अगर डेंटल केयर इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्या वाई प्रिवेंटिंग डेंटल डिजीजेस। अगर हम डेंटल केयर ठीक से करते हैं तो हम डेंटल डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले ही डिजीज को प्रिवेंट कर लेंगे तो हमें ट्रीटमेंट तक जाना ही नहीं पड़ेगा। डिजीज नहीं होगी तो ट्रीटमेंट तक नहीं जाना पड़ेगा और ट्रीटमेंट नहीं होगा तो डॉक्टर के पास तक नहीं जाना होगा। नेक्स्ट इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ ओरल इश्यूज। आपके मुंह के अंदर ओरल कैविटी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अवेयरनेस है, आप केयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपको अवेयरनेस है तभी आप केयर करेंगे तो आप अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग। अगर आप में से अच्छा कितने लोगों ने डेंटल ट्रीटमेंट कराया है, मुझे अब तक बताइए। शायद सभी लोगों ने कुछ ना कुछ करवाया ही होगा। डेंटल ट्रीटमेंट कितने लोगों ने करवाया है? कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट सभी ने करवाया होगा। किसी ने दांत निकलवाया होगा, किसी ने फिलिंग करवाई होगी, या किसी ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया होगा, क्राउन ब्रिजेस एंड ऑल ऑर्थो ट्रीटमेंट। तो आप सभी जानते होंगे कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर आप पहले ही डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं तो आपकी एक कॉस्ट भी सेव हो सकती है, फाइनेंशियली आपके लिए ये एक सेविंग हो सकती है। नेक्स्ट एनहेंस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली अगर आपकी डिजीज नहीं है आपको कोई भी, तो आपकी लाइफ क्वालिटी आपकी इम्प्रूव होगी। सबसे पहले आप मुंह से ही, दांतों से ही खाना खाते हैं। अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना आप प्रॉपर खा पा रहे हैं, फूड इनटेक अच्छा हो रहा है, तो मूड अच्छा ही होता है। तो ये सब तो है इम्पोर्टेंस ऑफ डेंटल केयर। अब आती है बात कि लोग कहेंगे कि डेंटल हम हाइजीन मेंटेन करते हैं बट फिर भी दांत खराब क्यों होते हैं। हम प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं, 2 टाइम्स ब्रश करते हैं, फिर भी हमारे दांतों में केरीज होती हैं और दांत खराब हो रहे हैं। तो डेंटल केरीज और डेंटल डिके इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, frequent snacking, sipping sugary drinks, and not cleaning well. डेंटल केरीज जो है ये एक सिंगल फैक्टर नहीं है कि सिर्फ आपने हाइजीन मेंटेन नहीं की है इसीलिए दांत खराब हो रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स का कि आपने अब आपके मुंह में जो है बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं। मोर देन 700 स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स लाइव इन अवर माउथ and they include bacteria, fungus and more. Some are helpful and some are harmful. If this balance is getting disturbed, leading to gum diseases or dental diseases. हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, शायद आपको पता ही होगा। उसमें से हार्मफुल और हेल्पफुल दोनों टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं।
तो जब ये डिस्टरबेंस होता है इस हार्मफुल और हेल्पफुल बैक्टीरिया के बीच में, एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तब जो है डेंटल केरीज या फिर डेंटल प्रॉब्लम होती हैं। तो ये तो हुआ कि एक रीजन इसमें आया कि केवल बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो क्यों रहे हैं, इनका रीजन क्या है, तो ये मैं आपको अभी सेकंड आगे एक्सप्लेन करूंगी। इसके लिए आप पहले टूथ एनाटॉमी थोड़ी सी आपको समझनी होगी, ताकि आप डिजीजेस समझ पाए। जब तक आप एक टूथ की पूरा स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे, तब तक एनाटॉमी नहीं समझेंगे, तब तक आपको एक डिजीज भी नहीं समझ में आएगी। दिस इज टूथ, this is outer layer of tooth enamel, this is called enamel. Here you can see enamel, and this is dentine, this is pulp, this is pulp. Enamel is the outer layer of tooth, hard protective layer, it is harder than bone. Enamel सबसे बाहर की लेयर होती है टूथ की, और हार्डर लेयर होती है, बोन से भी ज्यादा हार्ड होती है। नेक्स्ट आती है डेंटिन, इनामल के नीचे। सेकेंड लेयर इज डेंटिन, द लेयर बिटवीन इनामल, इनामल के नीचे जो लेयर है वो डेंटिन की है। इसमें नर्व एंडिंग्स आपकी होती कंटेन्स, दिस कंटेन्स नर्व एंडिंग्स एंड दैट कैन कॉज टूथ टू बी सेंसिटिव। जो टूथ में सेंसिटिविटी होती है वो डेंटिन की वजह से ही होती है, कि अगर डेंटिन में कोई प्रॉब्लम है तो टूथ में सेंसिटिविटी होगी। नेक्स्ट इज पल्प, next is pulp, third layer is pulp, innermost layer, it contains nerves and blood vessels. इसमें सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं टूथ की, जो कि पल्प से स्टार्ट होकर नीचे रूट तक जाती हैं। ये आपकी नीचे रूट तक फिनिश हो रही है, ये आप इससे क्लियर और कर सकते हैं। दिस इज क्राउन पोर्शन, जो कि माउथ में विजिबल होता है, एंड दिस इज रूट पोर्शन, this is the root. Root engaged in jawbone firmly and it contains blood vessels. पल्प से स्टार्ट होकर ब्लड वेसल्स पल्प से स्टार्ट होकर रूट तक जाती हैं आपकी। तो ये तो थी आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ टूथ। अब मैं बताना चाहूंगी कि हेल्दी टूथ और डिकेड टूथ आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हेल्दी, यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस इज हेल्दी टूथ। यहाँ पर आपको कोई भी डिस्कलरेशन, कोई भी ब्लैकनिंग या आउटर लेयर पर आपके कुछ भी टूथ की आउटर इनर लेयर पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। बट यहाँ आप देखेंगे कि एक ये ब्लैक डिस्कलरेशन है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो दिस इज अनहेल्दी टूथ, दिस इज कॉल्ड डेंटल केरीज। तो आपको हेल्दी और डिकेड टूथ पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि जो हेल्पफुल और हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनका बैलेंस डिस्टर्ब क्यों होता है, उसके पीछे रीजंस क्या है ना। अगर वो बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है तो डेंटल केरीज हो रही हैं। अब वो बैलेंस डिस्टर्ब किन किन वजहों से हो रहा है, क्या क्या रीजंस हैं, इसमें आता है लिंक बिटवीन गट हेल्थ एंड ओरल हेल्थ। आपने कभी शायद इस बारे में सोचा नहीं होगा कि ओरल गट हेल्थ का भी कोई रिलेशन हो सकता है ओरल हेल्थ से। गट हेल्थ क्या है, गट हेल्थ पहले के सेशंस में भी डिस्कस हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं बैक्टीरिया इन द गट कैन इन्फ्लुएंस द बैक्टीरिया इन द माउथ। जो बैक्टीरिया गट में है वो बैक्टीरिया आपका माउथ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। माउथ के बैक्टीरिया मतलब एक दूसरे से चीजें इंटरलिंक्ड हैं। For example, if the gut microbiome is imbalanced, it can lead to overgrowth of harmful bacteria in the mouth. अगर आपके गट के माइक्रोबायोम इम्बैलेंस हो रहे हैं तो वो
हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को एनहेंस करेंगे माउथ के अंदर, विच कैन कॉज टूथ डिके एंड गम डिजीजेज। जैसे ही हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ेंगे वैसे ही गम डिजीजेज है, डेंटल प्रॉब्लम सब कैरी होंगी। तो अब बात करते हैं कि ये गट हेल्थ हमारी डिस्टर्ब क्यों होती है। पहले हमने बात की कि डेंटल केरीज क्यों हो रही हैं। डेंटल केरीज का एक रीजन ये था कि मुंह में बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल एंड हेल्पफुल, तो अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं, गट हेल्थ की वजह से गट हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। अब गट हेल्थ क्यों डिस्टर्ब हो रही है, गट हेल्थ डिस्टर्ब होने के भी बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फूड की, क्योंकि फूड ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फूड ही मुंह के अंदर सबसे पहले हमारा जो जा रहा है माउथ के अंदर, सबसे मेन फूड ही है। इसकी फूड, कैंडीज, स्वीट्स, स्टार्ची फूड, ब्रेड, पोटैटो चिप्स एंड कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, जितने भी जंक फूड्स हैं या फास्ट फूड हैं, दीज आर बैड फॉर टीथ। अब बैड है तो ये फूड क्या करते हैं कि आपका जब हम इन्हें इंटेक करते हैं, इस फूड को जब हम इंटेक करते हैं तो ये स्टिकी फूड होते हैं तभी। हम उसके बाद क्लीन तो नहीं करते हैं, हमेशा ही हम, ऐसा तो हैबिट हमारी नहीं डेवलप होती है कि हमने फूड इस तरीके का कुछ भी खाया, जंक फूड लिया और हम सीधे ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। क्या करते हैं लोग, प्लीज बताइए। जंक फूड खाने के बाद कितने लोग अपना माउथ क्लीन करते हैं, बताइए। चाहे कोई भी नहीं करते, कोई भी नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, स्टिकी फूड होते हैं ये सब, हमारे माउथ में, टीथ के ऊपर स्टिक करते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और एसिडिक एनवायरनमेंट इज गुड एनवायरनमेंट फॉर बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ एनहांस हो रही है जब एसिडिक एनवायरनमेंट मिल रहा है इनको। और एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों मिल रहा है, हमारे फूड की वजह से। तो फूड का डायरेक्ट रिलेशन है हमारी गट हेल्थ से, हमारे टीथ से, जिनको कि आपको बेसिक से समझना होगा कि गट हेल्थ क्यों, सभी कुछ एक दूसरे से कोरिलेट किस तरीके से है। अब ये फूड, हम कहते हैं कि जंक फूड अच्छा नहीं है और बच्चों को भी अवॉइड करना चाहिए। तो वो क्यों करना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है। एक रीजन मैंने आपको बताया कि एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, और खुद भी ये एसिडिक फूड ही होता है। एसिडिक फूड और एल्कलाइन फूड के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि एल्कलाइन फूड इज गुड फॉर आवर हेल्थ एंड डेंटल हेल्थ, एंड एसिडिक फूड इज बैड। एसिडिक फूड अगेन आपका वही बैड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। तो हमें एसिडिक फूड अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट एक रीजन है कि ड्राई माउथ अफेक्ट केरीज। हाउ डज ड्राई माउथ अफेक्ट केरीज, कि ड्राई माउथ की वजह से भी डेंटल केरीज हो सकती हैं। क्या आपने शायद इस चीज पर कभी भी फोकस नहीं किया होगा कि ड्राई माउथ से केरीज होती हैं। ड्राई माउथ होता क्या है, पहले थोड़ा सा मुझे बताइए कोई कि ड्राई माउथ क्या होता है, व्हाट इज द ड्राई माउथ। अच्छा, मैं बताती हूँ कि जब सलाइवा हमारे मुंह में रिड्यूस हो जाता है, उसके भी मैनी रीजंस हैं कि सलाइवा किस वजह से कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सबसे पहले तो जो जितने भी ये जंक फूड हैं ये भी आपके सलाइवा कंट्रोल करते हैं। बाकी मेडिकेशंस बहुत सारी ऐसी हैं जो सलाइवा कंट्रोल करती हैं। तो जितने भी, जब सलाइवा का हमारे मुंह में बहुत रोल है, ये भी आई विल एक्सप्लेन फर्दर। ड्राई माउथ हो रहा है, सलाइवा कंट्रोल हो रहा है, तो ये केरीज डेवलप कर रहा है। रोल ऑफ सलाइवा, सलाइवा का क्या रोल है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोराइड एंड अदर मिनरल्स कंटेन्ड इन सलाइवा रिपेयर द इनामल सरफेस ऑफ टीथ।
keeping them healthy, strong and resistant to cavities. सलाइवा में कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड फ्लोराइड होते हैं। तीनों ही मिनरल्स हमारी टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे जो टीथ में इनामल सबसे बाहर की सरफेस मैंने आपको बताई, उसको हेल्दी रखते हैं, उसको रेजिस्टेंट टू कैविटीज रखते हैं एंड उसको रीमिनरलाइज करते हैं। एंड अगेन सलाइवा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन बाय एमाइलेज एंजाइम। फिर से यहाँ पर वही गट हेल्थ आपकी आ गई कि डाइजेशन अगर हमारा प्रॉपर है तो गट हेल्थ इम्प्रूव होगी। अब बच्चों को आपने कई बार हम बड़े कहते हैं कि छोटे छोटे बाइट्स में खाना खाइए, सलाइवा मुंह में सबसे ज्यादा फूड के साथ सलाइवा मिक्स होकर जाना चाहिए, क्योंकि जितना सलाइवा फूड के साथ हमारा अंदर जाएगा उतना ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स जाएंगे, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जाएंगे तो डाइजेशन प्रॉपर होगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा तो गट हेल्थ प्रॉपर होगी, गट हेल्थ प्रॉपर होगी तो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया डेवलप होंगे, गुड बैक्टीरिया डेवलप होंगे तो हमारी ओरल हेल्थ डेवलप होगी। तो ये दिस इज ऑल अबाउट को रिलेटेड। आप डेंटल हेल्थ को अलग से नहीं समझ सकते कि डेंटल एक आपकी बॉडी से अलग पार्ट है, ये पूरी बॉडी का एक कनेक्शन है। ये थी सब कॉमन जो कि डेंटल केरीज की, डेंटल केरीज होती क्यों है, इटियोलॉजी, रीजंस डेंटल केरीज के, और क्या क्या होता है। अब मैं बताऊंगी आपको कि कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में कौन कौन सी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं? बच्चों में बहुत सारी होती हैं, और बच्चों में जो बड़ों की डेंटल केरीज तो होती ही हैं, उनके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले बताऊंगी आपको नर्सिंग बॉटल केरीज। शायद आपने नाम सुना हो नर्सिंग बॉटल केरीज। आपने बहुत बार देखा होगा कि 6 मंथ टू 3, 4, 5 ईयर्स के बच्चों में अपर एंड लोअर एंटीरियर, मतलब आगे के, ऊपर के और नीचे के दांत खराब होते हैं, बिल्कुल डैमेज होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नर्सिंग बॉटल केरीज। जैसा कि नाम अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि बॉटल से ये केरीज स्टार्ट होती हैं जब बच्चा फीड करता है, और स्पेशली नाइट फीडिंग। if you are taking sugar in any form during night time, you आपको ब्रेक करनी चाहिए अपनी हैबिट को। तो बच्चों में भी यही है कि अगर आप बॉटल फीड करा रहे हैं ड्यूरिंग बेड टाइम, तो या तो आपको बच्चों को बॉटल फीड नहीं देना चाहिए, या फिर उसमें स्वीटनर्स ऐड नहीं करने चाहिए। जो बॉटल फीड बच्चे करते हैं और फिर सो जाते हैं, उसके लिए वो पूरा रात भर मुंह में आपके सलाइवा, मतलब वही फिर से एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा स्वीटनर्स की वजह से, और बैड बैक्टीरिया क्रिएट होंगे। नेक्स्ट इज बैड ब्रेथ, ऑल्सो कॉल्ड हेलिटोसिस। बच्चों में बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है। उसका कहीं ना कहीं रीजन एक ओरल हाइजीन से ही रिलेटेड है, कि बच्चों में हम उतना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करा पाते हैं। इसीलिए बच्चों को भी स्टार्टिंग से, जब से 2-3 ईयर्स से उनके टीथ कंप्लीट होने शुरू होते हैं, तब से आपको ब्रशिंग की हैबिट, स्पेशली नाइट ब्रशिंग की हैबिट जरूर क्रिएट करानी चाहिए। और दिस इज अ हैबिट, ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आपने आज कराया कल नहीं कराया। उससे जब तक आपकी एक हैबिट क्रिएट नहीं होगी, आप डेली जिस तरह से आप मील लेते हैं, डेली मील लेते हैं ना, आप बच्चे को मील तो नहीं मिस कराते हैं, अपना मील तो नहीं मिस करते हैं, उसी तरह से आपकी ब्रशिंग की भी एक हैबिट होनी चाहिए, तभी वो चीज सक्सेसफुल होती है। प्रिवेंशन जब ही सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट इज थंब सकिंग। थंब सकिंग बच्चे 1, 2, 4, 5 ईयर्स में बहुत बार करते हैं। इसका भी रीजन बच्चों में कहीं ना कहीं एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, कि बच्चे अटेंशन गेन करने के लिए पेरेंट्स की थंब सक करने लगते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल बच्चे को अटेंशन देनी है पेरेंट्स को, उनको एक केयर देनी है, और अप्लाई ऑन एनी जेली और क्रीम ऑन हर थंब। नेक्स्ट इज टंग थर्स्टिंग।
जब बच्चा 6 मंथ का होता है लगभग, तो उसको टीथ आने स्टार्ट होते हैं और वो अपनी लिप मूवमेंट स्टार्ट कर मतलब टंग मूवमेंट स्टार्ट करता है टुवर्ड्स लिप्स, टुवर्ड्स चीक्स, मतलब सब में अपनी टंग मूव कराता है। तो उसको गम्स में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अपनी फिंगर मसाज देनी है, होम रेमेडीज ही करनी है। नेक्स्ट लिप सकिंग भी एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर का ही पार्ट है। तो ये पेरेंट्स को ही फोकस करना चाहिए इस बात पे। आजकल जैसे कि पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग है, तो ये सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं। सोर्स इन द माउथ, माउथ में कई बार बच्चों के ज्यादा होते हैं, स्पेशली समर्स और रेनी सीजन में सोर्स हो जाते हैं, जिन्हें कि हम माउथ अल्सर्स बोलते हैं। तो उसके लिए भी हमें कुछ कुछ नहीं करना है, ओरा सोर्स जेल अप्लाई करना है, या फिर आपको अपनी डाइट में ही चीजें इन्वॉल्व करनी है। वो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या चीजें किस चीज में हेल्पफुल है। तो अब बात आती है कि फूड किस तरह से हमारे डेंटल हेल्थ में इम्पोर्टेंट है। हमने बैड फूड की बात तो की कि बैड फूड किस तरह से रोल प्ले करता है। अब हम बात करेंगे गुड फूड की। तो गुड फूड भी तो किसी ना किसी तरह से रोल प्ले करता ही है ना, हमारी डाइट का एक पार्ट है। फाइबर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सबसे पहले तो हमें फाइबर रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा यूज करने चाहिए अपनी डाइट में। Food with fiber help keep your teeth and gums clean, says the American Dental Association. Cheese, milk, plain yogurt and other dairy products. Dairy products आपको यूज करने चाहिए रेगुलरली। चीज, मिल्क एंड योगर्ट एक अच्छा ऑप्शन है। चीज इज अनदर सलाइवा मेकर। चीज आपका सलाइवा भी मेक करता है। सलाइवा अगेन आपका वही कि अगर सलाइवा मुंह में प्रॉपर है तो सारा कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लोराइड सब कुछ मेंटेन रहेगा, प्लस आपका ड्राई माउथ नहीं होगा। नेक्स्ट, ग्रीन एंड ब्लैक टी, शुगरलेस च्युइंगम, फूड एंड फ्लोराइड, फूड विथ फ्लोराइड। फ्लोराइड आपको फ्लोरिडेटेड फूड और वाटर यूज करना चाहिए। अब बात करेंगे हम कि रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन डेंटल केयर। ये डेंटल केयर में न्यूट्रिशन का क्या रोल है, न्यूट्रिशन किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। हेल्प इन प्रिवेंटिंग टूथ डिके। टूथ डिके में तो सबसे पहले हेल्प करता ही है प्रिवेंशन में, डिके मतलब आपका डिके हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है कि गम्स और टीथ को भी वो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। कैसे? कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी, जो कि आपका सलाइवा में है और या फूड में अगर आप उसमें कमी है तो आपको न्यूट्रिशन के फूड को ऐड करना चाहिए। सपोर्ट गम हेल्थ, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स, आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डिफरेंट टाइप के यूज करने चाहिए, जिनमें कि विटामिन सी हो, विटामिन ई हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो। ये सारे ही फूड आपके टूथ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि आपका टूथ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, टूथ जिससे अटैच्ड है वो गम्स और बोन्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो उन गम्स और बोन्स के लिए हमें विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड कैल्शियम सभी कुछ इम्पोर्टेंट उन सब के लिए है। ओमेगा 3 हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन इन टूथ गम्स। अच्छा, टूथ गम्स में भी इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, ये शायद आप लोगों को इसके बारे में भी उतना अवेयरनेस नहीं होगी। तो जिस तरह से स्वेलिंग बॉडी के अदर पार्ट्स में होती है, उस तरह से गम्स में भी होती है। ये ओमेगा 3 हेल्प करता है उस स्वेलिंग को रिड्यूस करने में गम्स में। अगर गम्स में स्वेलिंग हो रही है तो वो आपके एक हेल्दी गम्स नहीं होते हैं। अगर गम्स ही हेल्दी नहीं है तो टूथ उसमें कैसे बचा रहेगा। तो इसलिए पहले नींव आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। सलाइवा प्रोडक्शन
एंड पीएच बैलेंस। वाटर इनटेक हेल्प्स इन बोथ। वाटर आपका, जैसे कि मैंने बताया था कि एल्कलाइन फूड बेस्ट होता है आपके लिए, ऐसे ही वाटर जो है आपका पीएच बैलेंस भी कंट्रोल करता है और सलाइवा को भी बढ़ाता है। सलाइवा अगर अच्छा है तो फिर ऑटोमेटिकली सभी चीजें, मिनरल्स सारे आपको मिलते रहेंगे टीथ से। हेल्प वाटर हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग एसिड। जितने भी आपके मुंह में एसिड बन रहे हैं, वाटर इनटेक अगर आपका अच्छा है, इसीलिए कहते हैं कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। तो वाटर इनटेक अगर अच्छा है, सबसे पहले मुंह से ही वाटर ले रहे हैं आप, तो मुंह में ही बैक्टीरिया किल हो जा रहे हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो किल हो रहे हैं वहीं, तो प्रॉब्लम आगे परसिस्ट ही नहीं करेगी। नेक्स्ट, मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओरल डिजीज। अगर आप न्यूट्रिशन के थ्रू अपना बॉडी वेट मेंटेन कर रहे हैं, बॉडी वेट आज के टाइम में बहुत एक बिग प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों में, जैसे कि जंक फूड की वजह से बहुत ज़्यादा, या फिर किसी भी वजह से, लाइफ स्टाइल की, या फिर एक्सरसाइज ना करने की वजह से बॉडी वेट एक बहुत बड़ा इशू हो गया है आजकल। तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक कई बार पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा कम खाता है इसलिए हेल्दी नहीं है, तो वो आपको हेल्दी खिलाना है, ना कि ओवर डाइट देनी है। आपको इस चीज पर फोकस करना है कि ओवर डाइट नहीं ना हो, हेल्दी डाइट हो। जितना आप खिला रहे हैं वो हेल्दी जाए मुंह के अंदर, ओवर उसकी वजह से ना करें। ओवर नहीं देंगे तो अपने आप वेट मेंटेन रहेगा, और वेट मेंटेन रहेगा तो ओवरऑल आपकी सारी प्रॉब्लम मेंटेन रहेंगी। नेक्स्ट है इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फ्रूट। आपको फ्रूट की वैरायटी इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में, जैसे कि हर फ्रूट का हर कलर टेक्सचर सबका, सब में किसी में कुछ विटामिन है, किसी में कुछ मिनरल्स हैं, सबका अपना अपना अलग अलग रोल है न्यूट्रिशन में। तो आपको सारे फ्रूट्स इन्वॉल्व करने चाहिए डे, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे, या किसी भी तरह के बच्चों का आपको एक रूटीन सेट करना चाहिए कि मंडे को ये फ्रूट देना है, ट्यूसडे को ये फ्रूट देना है। इस तरह से बच्चों में एक सारे फ्रूट्स खाने की हैबिट डेवलप होती है और उनको उसकी वैल्यू पता चलती है कि इस फ्रूट की हमारे लिए क्या वैल्यू है। डेंटल हेल्थ तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो आपकी सारी ओवरऑल पूरी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। whole grains, wheat, proteins are very important for overall health, and dairy products. ये सब एमिनोरा का देख रहा हूँ, आपकी कुछ अलग कमेटी है। कौन? ये सब ऑनलाइन में अमनोरा कहाँ से, दुनिया में कहाँ बैठे हैं हमको भी नहीं मालूम कौन से दे। डेयरी प्रोडक्ट्स आपको सारे इन्वॉल्व करने चाहिए अपनी डाइट में। पनीर, चीज, योगर्ट, सब किसी, हर प्रोडक्ट का अपना अपना रोल है अलग अलग। लिमिटिंग शुगरी एंड एसिडिक फूड्स। शुगरी फूड को आपको लिमिट कर देना चाहिए कि आपको अपने आप ही ये बैलेंस करना चाहिए कि हमने या हमारे बच्चों ने, हमारी फैमिली ने आज इस तरह का एक शुगर इंटेक हो गया है, तो हमें नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, उस दिन में एटलीस्ट हमें नहीं करना है, नेक्स्ट डे के लिए आपको रखिए। एंड एसिडिक फूड्स को भी लिमिट करना है, इसी तरह से एसिडिक फूड्स में भी आप लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि डाइट में बैलेंस बहुत जरूरी है। आपको लाइफ में बैलेंस करने के लिए अपनी डाइट में बैलेंस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कि अगर आप सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में ही बैलेंस रखना जरूरी है। अगर आप डाइट के थ्रू अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको सप्लीमेंट्स पे जा सकते हैं। आप सप्लीमेंट बाद की बात है, पहले डाइट से ही कंट्रोल करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है इसमें कैलमेट डी, कैल्शियम है, जो कि टीथ और बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी एंड ओमेगा 3, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओमेगा 3 आपका इन्फ्लेमेशन, गम्स इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, ओवरऑल बॉडी के इन्फ्लेमेशन को तो रिड्यूस करता ही है। विटामिन सी, चेरी प्लस, विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके दांतों के लिए। जितने भी विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बट आजकल डाइट आपकी सफिशिएंट नहीं है। आपका
पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए। न्यूट्रिशन की बात तभी आती है क्योंकि आजकल इतने प्रिजर्वेटिव हैं, इतने ज़्यादा केमिकल्स हैं, तो डाइट में उतना कुछ भी हेल्दी बचा ही नहीं है, तब सप्लीमेंट्स की बात आती है। फिर बच्चों के लिए क्या, ये सब तो आपके बड़ों के लिए सप्लीमेंट्स थे। अच्छा, बच्चों को हमें क्या देना चाहिए? बच्चों के लिए भी कैल्शियम, बच्चों के लिए तो कैल्शियम उतना ही ज़्यादा ही ज़रूरी है बड़ों से, तो बच्चों को ये आप किड्स कैल्शियम मैग्नीशियम की फॉर्म में है, और किड्स च्यूएबल है, जो बच्चे च्यू करके खा सकते हैं, उनको आप ये दे सकते हैं। किड्स च्यूएबल नेचुरल सी है। एंड सबसे बेस्ट, लव योर बोन्स, ये गमी की फॉर्म में आपकी टॉफीज हैं। इनको बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं, टेडी बियर की शेप में है ये। आप बच्चों को डेली, बच्चे टॉफी मांगते हैं या कुछ भी चॉकलेट मांगते हैं, उनकी जगह आप बच्चों को ये देना शुरू करिए। आप बच्चों को जो दिखाएंगे वो वही खाएंगे। अगर आप डेली बच्चों को अवेलेबल करा रहे हैं टॉफी चॉकलेट, बच्चे तो मांगेंगे ही, लेकिन अगर आप उनकी ये हैबिट, आपके यहाँ जो भी गेस्ट भी आ रहे हैं, आप उनको भी उनसे भी ये चीज मतलब कह सकते हैं कि हम ये चीज नहीं प्रेफर करते हैं। धीरे धीरे आपका एक मैसेज, आप अगर डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं तो आप धीरे धीरे उनका अपने, बीइंग ए डेंटिस्ट मैं ये बात कहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को चॉकलेट और टॉफी ज्यादा नहीं देती हूँ। तो सामने वाले के तक मेरा ये मैसेज खुद ही पहुंच जाता है कि मुझे, कि किसी को मेरे घर में टॉफी चॉकलेट लानी है या नहीं लानी है। नेक्स्ट है हेल्दी क्लीन, यू कैन फील विद एवरी स्माइल। अगर आपकी स्माइल अच्छी है तो आपको एक हेल्दी एंड अच्छी गुड फील हमेशा आएगी। सामने वाले की स्माइल अच्छी है, और तो स्माइल अच्छी है क्योंकि दांत अच्छे हैं, अगर दांत अच्छे नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्माइल अच्छी नहीं होगी। अच्छा, इसके लिए आपको टूथपेस्ट कौन सा रिकमेंड कर सकती हूँ मैं ग्लिस्टर हर्बल टूथपेस्ट रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। जितनी भी दांतों में सेंसिटिविटी होती है वो लॉन्ग टाइम अगर आप इसे यूज कर रहे हैं, और ये बहुत ही कम अमाउंट में यूज होता है, इसको आप यूज करेंगे तो ये क्या करता है, रीमिनरलाइजेशन को प्रमोट करता है हमारे दांतों में। जो इनामल इरोड हो रहा है या उसमें डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, डीमिनरलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, उसको रोकेगा, एंड रीमिनरलाइजेशन को मतलब उसको उसकी गुड लेयर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब आती है बात कि आपको टूथपेस्ट एंड टूथब्रश कौन सा यूज करना चाहिए। सभी लोगों में इस चीज के लिए क्वेश्चन रहता है कि अच्छा आप मुझे बताइए कि ज्यादातर लोग कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं। केमिकल बेस्ड मतलब कौन सा, नेम बताइए मुझे कि कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं। पतंजलि। कोलगेट। सभी टूथपेस्ट जितने भी हैं, ये पेप्सोडेंट हैं या कोलगेट है, पतंजलि में भी आपने देखा होगा कि जब आप मुंह में उसे लेते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें ऐसा लगता है कि कितने केमिकल्स हैं। मिंट है जो कि आपका मुंह पूरा जला दे रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या, टूथब्रश, सबसे पहले आप सुबह उठते ही अपने मुंह में सबसे पहला काम क्या करते हैं, टूथपेस्ट ही डालते हैं। सबसे पहली चीज सुबह की टूथपेस्ट ही होती है। तो टूथपेस्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब वो अच्छा किस किस सेंस में होना चाहिए। फर्स्ट है कि फ्लोराइड कंटेंट कैसा होना चाहिए इसमें। फ्लोराइड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टीथ। तो फ्लोराइड कितना, हाउ मच फ्लोराइड इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर टीथ। 1000 ppm, 1000 parts per million fluoride is sufficient for our teeth. तो अगर आप जब भी टूथपेस्ट कोई ले रहे हैं उसमें देखिए कि फ्लोराइड कंटेंट कितना है। नेक्स्ट है कि वो एडीए, इंडियन डेंटल एसोसिएशन से अप्रूव्ड होना चाहिए।
हर्बल होना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव फ्री होना चाहिए, नेचुरल कंटेंट उसमें ज़्यादा होने चाहिए, और जितने भी आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं वो बहुत कम होने चाहिए। जितने जैसे कि आजकल ये सब ब्रांड्स चलते हैं, पेप्सोडेंट और कोलगेट, इनके सिर्फ एड्स आते हैं, बाकी ये टूथपेस्ट आपकी टीथ के लिए हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी। ब्रिसल टाइप टूथपेस्ट की तो बात हो गई, आपका टूथ ब्रश कैसा होना चाहिए। टूथ ब्रश भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि टूथपेस्ट है। तो टूथ ब्रश में आपका ब्रिसल टाइप, शेप एंड साइज, ग्रिप, ये सारी चीज एक साथ कंबाइंड फॉर्म में मैटर करती हैं। ब्रिसल आपके मतलब कि सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, ये 3 टाइप के ब्रश आते हैं। आपको मोस्टली अपना सॉफ्ट ब्रिसल टूथपेस्ट टूथब्रश यूज करना चाहिए। शेप एंड साइज उसका टूथब्रश का ऐसा होना चाहिए कि आपके माउथ के पूरे सारे एंगल्स तक सारे टीथ कवर हो रहे हैं उससे। ग्रिप, अगर टूथब्रश की ग्रिप ही स्ट्रांग नहीं होगी, मतलब आपको होल्ड करने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप टूथब्रश सेलेक्ट करते हुए देख सकते हैं। अब आता है प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। हमने स्टार्टिंग से बात की थी कि प्रिवेंशन, हमें प्रिवेंशन पे बात करनी है कि हमारे दांत खराब हो ही ना, क्योंकि अगर खराब हो गए तब तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही है, तो हमें डेंटिस्ट के पास जाने से ही रोकना है। अगर प्रिवेंशन आपकी बेटर है, बेस्ट है, तो आप डिजीज को पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ड्रिंक फ्लोरिडेटेड वाटर एंड ब्रश विद फ्लोराइड टूथपेस्ट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट होना चाहिए। आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके वाटर में फ्लोराइड है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में फ्लोराइड की प्रॉब्लम होती है। प्रैक्टिस गुड ओरल हाइजीन, ब्रश टीथ थॉरोली ट्वाइस अ डे। आपको ट्वाइस अ डे तो ब्रश करना ही है। ड्यूरिंग बेड टाइम ब्रशिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मॉर्निंग। बाय, अब आप कहेंगे कि हम लोग सुबह ही ब्रश करते हैं, रात का तो ब्रश मोस्टली लोग नहीं करते हैं, क्योंकि रात का ब्रश क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग से बताया कि रात को अगर हम खाना खाकर सो रहे हैं और वही खाना हमारे मुंह में पूरी रात रह रहा है, हमारे दांतों में, तो फिर अगेन वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। गुड बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को एनहांस करेगा, गुड बैक्टीरिया को कम करेगा, गट हेल्थ हमारी डिस्टर्ब होगी, सारी प्रॉब्लम्स आपके माउथ से स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब आपके पेट से लेके, गट से लेके और ओरल तक का एक कनेक्शन बना हुआ है। उस कनेक्शन को जब आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको खुद ही इस हैबिट को मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए आपको बच्चों में स्टार्टिंग से ही ये नाइट टाइम ब्रशिंग की हैबिट जरूर मेंटेन करनी चाहिए। एंड फ्लॉसिंग डेली बिटवीन द टीथ टू रिमूव डेंटल प्लाक। फ्लॉसिंग क्या होती है? ब्रश तो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन डेंटल फ्लॉस क्या होता है? मैं रिकमेंड करती हूँ सिल्की मैम, प्लीज show your dental floss. Just give me 2 minutes, ma'am. Silky ma'am, are you there? Okay. Okay, continue. फ्लॉस क्या करता है? जहां पर आपका टूथ ब्रश नहीं जा पा रहा है,
जहाँ दो टीथ के बीच के में जो कांटेक्ट एरिया है, जहाँ पर ब्रश आप नहीं ले जा सकते, वहां पर डेंटल फ्लॉस काम आता है। तो डेंटल फ्लॉस आपको रेगुलरली यूज करना चाहिए। विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट 1 ईयर। आपको एटलीस्ट ईयरली डेंटिस्ट के पास अपना चेकअप कराने के लिए जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि एक साइड मैं कह रही हूँ कि आपको डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप प्रिवेंट कर रहे हैं अपनी डिजीज, एंड दूसरी साइड में कह रही हूँ कि आपको जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। अगर सारी प्रॉब्लम आप नहीं समझ सकते, सारी चीजें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो आपको रेगुलर विजिट्स रखनी चाहिए अपनी, ताकि वो जैसे मैंने आपको बताया था कि लेयर्स होती हैं टूथ में, इनामल, डेंटिन एंड पल्प, 3 लेयर्स होती हैं। तो अगर आपकी प्रॉब्लम फर्स्ट लेयर से स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप पहले ही डेंटिस्ट के पास पहुंच जा रहे हैं, तब आपको कुछ अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। देन चलिए सेकेंड लेयर तक भी पहुंच रहे हैं, मतलब इस तरह से अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं प्रॉब्लम, या जल्दी डेंटिस्ट के पास विजिट कर रहे हैं, तो आपको जल्दी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है। क्योंकि अगर आप वर्स्ट करके जाएंगे तो फिर आपको ट्रीटमेंट भी कॉस्टली होगा, आपको विजिट भी ज़्यादा, क्योंकि डेंटिस्ट के पास तो विजिट भी बहुत लगानी पड़ती हैं। ट्रीटमेंट के लिए आपको हर एवरी ट्रीटमेंट में विजिट चाहिए होती है। तो आप बेटर है कि पहले ही उसको आइडेंटिफाई करवा लें। इसलिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ में जाना चाहिए, और 6 मंथ नहीं भी जा पा रहे हैं तो 1 ईयर जाना चाहिए। 1 ईयर में तो जाना ही चाहिए। डोंट यूज एनी टोबैको प्रोडक्ट। टोबैको प्रोडक्ट यूज नहीं करने चाहिए, क्विट करनी चाहिए। अगर हैबिट है, अल्कोहल ड्रिंक्स की हैबिट है, वो क्विट करनी चाहिए। अगर इफ यू हैव डायबिटीज, तो आपको डायबिटीज कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि अगर डायबिटीज है तो डेंटल कोई भी प्रॉब्लम है, आप ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, सबसे पहले डायबिटीज कंट्रोल करेगा आपकी डॉक्टर। डायबिटीज अपने आप में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है डेंटल ट्रीटमेंट में। आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, प्रॉपर हीलिंग नहीं होगी, गम्स की प्रॉपर हीलिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है, इफ योर मेडिकेशन कॉजेज ड्राई माउथ। ड्राई माउथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केरीज डेवलप करता है। तो अगर आपका कोई भी मेडिकेशन इस तरीके का चल रहा है कि आपको फील हो रहा है उससे आपका सलाइवा रिड्यूस हो रहा है, ड्राई माउथ हो रहा है, तो आस्क योर डॉक्टर एंड चेंज योर मेडिकेशन। अगर आपका मेडिकेशन चेंज नहीं कर सकते हैं, आप इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको वाटर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में लेना चाहिए। अपनी शुगर आपको अगेन अपना वही डाइट के थ्रू आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी चीजें। मतलब फाइनली हमें क्या है कि आपको डायबिटीज कंट्रोल करनी है, वो चाहे आप किसी भी तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको अपने मुंह के अंदर कोई भी टेस्ट और स्मेल में चेंजेस नजर आ रहे हैं, सडन चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो भी आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसका कि मैंने प्रोबायोटिक, रोल ऑफ प्रोबायोटिक, जिसका कि मैंने पहले कोई डिस्कशन नहीं किया। प्रोबायोटिक्स भी बहुत हेल्दी रोल प्ले करते हैं हमारे डेंटल डिजीज को प्रिवेंट करने में। कैसे, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड गुड बैक्टीरिया टू गट एंड इम्प्रूविंग गट हेल्थ। अब गट को अगर ये गुड बैक्टीरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लाइव आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो रही है, और गट हेल्थ इंप्रूव होने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है। तो आपको प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में जरूर ऐड करनी चाहिए। चाहे वो आप नेचुरल फॉर्म में करिए, चाहे मेडिकेशन की फॉर्म में करिए, सप्लीमेंट्स की फॉर्म में करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली योगर्ट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोबायोटिक, आपको अपनी डेली डाइट में ऐड करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट डेंटल हेल्थ। थैंक यू। एंड अब अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो कर सकता है। Ma'am, this is the dental floss. जस्ट अ सेकंड।
एक मिनट रुकिए मैम। हाँ हाँ जी, सिल्की मैम प्लीज शो योर डेंटल फ्लॉस। You can see here dental floss. बहुत सिंपल सा है, ये कुछ भी नहीं होता आपके डेंटल केयर के लिए। ये मुझे डॉक्टर रीमा ने बताया था। इसमें आप सिंपल वाटर लेंगे और इस वाटर को जब फिल कर देंगे तो यहाँ से सिर्फ ये प्रेशर से चलता है और इसके प्रेशर से जो भी आपके टीथ में जो भी फूड पार्टिकल्स जो स्टिक हो जाते हैं और धीरे धीरे आपके दांतों को डीके करते हैं, ये आप जब भी यूज करोगे तो वो सारे प्रेशर से निकल जाता है। तो आपका ये बहुत अच्छा एक ओरल केयर को प्रिवेंट मतलब कोई भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा क्लॉज। थैंक यू सिल्की मैम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रीमा अग्रवाल जी। आपने बहुत ही शानदार सेशन आज आपने कंडक्ट किया यहाँ पे और बहुत ही सरल शब्दों में आपने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। आई होप जितने भी पार्टिसिपेंट जितने भी गेस्ट है यहाँ पे बहुत ही उनके मैक्सिमम क्या बोलते जो डाउट्स या जो भी होंगे उनके आई थिंक सारे क्लियर होंगे। इवन दैट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ लोगों के हैंड रेज है यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ पे कुछ उनके क्या क्वेश्चंस है तो आपके पास लेके आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हैंड रेज देख रहा हूँ मैं चारू जी। चारू जी या मेरा ये क्वेश्चन था कि जो बैड ब्रेथ रहता है बड़े लोगों में, जो बैड ब्रेथ रहता है बड़े लोगों में उसको कैसे प्रिवेंट करते मैम? उसके देखिए ओरल हाइजीन ही बेटर वे है प्रिवेंट करने के लिए। ओरल हाइजीन एंड फिर से वही गट हेल्थ या आपकी कोई लॉन्ग टाइम मेडिकेशंस चल रही हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम एनी डिजीज, तो ये भी एक कंबाइंड फैक्टर ही है। जिस तरह से मैंने बताया कि डेंटल केरीज एक कंबाइंड फैक्टर है, उसी तरह से बेड ब्रेथ हेलिटोसिस भी एक कंबाइंड फैक्टर ही है। तो मैंने जितनी चीजें बताई कि आपको गट हेल्थ इंप्रूव करनी है, ओरल हेल्थ हाइजीन मेंटेन करनी है, फूड एंड अपना लाइफ साइकिल, बेस्ट टूथपेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेंटल फ्लॉस, जो कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा फूड हमारे दांतों में स्टिक किया हुआ है, उसकी हमें नॉलेज ही नहीं होती। हमें लगता है कि ब्रश कर लिया है तो हमारे टीथ क्लीन हो गए हैं, तो वो जो हिडन पार्टिकल्स हमारे मुंह के अंदर होते हैं फूड के, और वो हेलिटोसिस क्रिएट करते हैं बेड ब्रेथ। और आपकी बाकी अदर डिजीजेस जैसे लिवर डिजीजेस की वजह से भी बेड ब्रेथ होता है, तो उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए कि कहीं आपको उससे रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ओके और मैम टीथ ब्रशिंग का क्या प्रॉपर यानी कैसा है? टीथ ब्रशिंग कैसे करना है प्रॉपरली, यानी ऐसे अप एंड डाउन है कि साइड साइड वाला है? हाँ नहीं, आपको अप एंड डाउन पूरा मूवमेंट करना है, जो कि बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं। बच्चे क्या, हम बड़े भी छोड़ देते हैं। और जो हमारे टीथ और गम्स की लाइन होती है उसे हमें प्रिजर्व करते हुए, ताकि हमारी गम लाइन भी हैम्पर्ड ना हो, इस तरह से मतलब ऊपर के दांतों में नीचे की तरह नीचे की साइड मूव करते हुए डाउन साइड मूवमेंट, एंड नीचे के दांतों में अप साइड मूवमेंट करते हुए ब्रश करना चाहिए, इस तरीके से एंड इस तरीके से। एंड पोस्टीरियरली पीछे की साइड भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम पीछे उतना ब्रश नहीं करते हैं। तो मेन बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम भी वहां से भी स्टार्ट होती है, पीछे वहां तक ब्रश नहीं जाता है उतना, लोगों को लगता है कि क्लीनिंग हो गई है। ग्रेट। उसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक हैंड रेज, सुजाता कपूर मैडम। गुड इवनिंग सर।
या गुड इवनिंग, आप पूछिए, क्या आप पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो इरेडिकेशन कराते हैं हम विजडम टूथ का, क्या वो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? जैसे बाकी अगर हमारे दांत खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि इनकी कैनालिंग हो सकती है, जैसे इसको आप रूट कैप कर सकते हो, उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विजडम टूथ अगर हम इरेडिकेट कराते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका इतना ज्यादा वो रोल नहीं है। जी तो आपके क्या व्यूज है मैम इसके बारे में? हाँ, मैं बताती हूँ कि विजडम टूथ के लिए क्योंकि लास्ट टूथ होता है माउथ के अंदर, तो उसमें जैसे आपने कहा कि बाकी टीथ में रूट कैनाल हो जाती है और उसके लिए डॉक्टर मना करता है, तो उसके लिए मना इसीलिए करता है क्योंकि बहुत अंदर की साइड होता है, वहां तक इंस्ट्रूमेंट जाने में प्रॉब्लम होते हैं, उतनी माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम होती है। और वो टूथ को बचाना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता है क्योंकि वो लास्ट टूथ है, हमें सपोर्ट के लिए आगे के टूथ मिल रहे हैं। हमें लास्ट टूथ जो कि विजडम टूथ से पहले वाला टीथ है वो हमेशा हमें प्रिजर्व करके चलना चाहिए, क्योंकि विजडम टूथ तो आपको मतलब कभी भी धोखा दे सकता है। वो आपका सेव हो रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं सेव हो रहा है तो डॉक्टर की एडवाइस जैसा भी आप वैसा करिए। बट उससे जो पहले वाला टूथ है उसको आपको रूट कैनाल से बचाना चाहिए। थर्ड मोलर जो कि विजडम टूथ है उसको आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस ही माननी चाहिए कि अगर वो एक्सट्रैक्ट कराने के लिए कह रहा है तो एक्सट्रैक्ट कराइए, एंड आरसीटी के लिए बोल रहा है रूट कैनाल के लिए तो वो कराइए। मैम एक और क्वेश्चन था मेरा, ये जो सोर्स हो जाते हैं हमारे माउथ में जी या फिर टंग में भी हो जाते हैं कई बार, जी तो जी। ये क्या बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से ही होते हैं या कुछ और भी, या लीवर से भी इसका कुछ कनेक्शन है? लीवर से तो नहीं कह सकते, लीवर से भी कह सकते हैं। देखिए ओवरऑल मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा पेट से ही सारी बीमारियां स्टार्ट होती हैं, तो पेट में ही आपके लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी सभी कुछ आता है। बी कॉम्प्लेक्स तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है, बी कॉम्प्लेक्स ही दिया जाता है। लेकिन मैंने जो प्रोबायोटिक्स आपको बताया था लास्ट में अपने सेशन में, जब भी प्रोबायोटिक्स हमें नेचुरल फॉर्म में तो कर्ड में मिलता है, दही में ना, तो होम रेमेडी के तौर पे हम हमेशा उसमें वो दही यूज करते हैं प्रोबायोटिक। जी बी कॉम्प्लेक्स तो ऐड करते ही हैं, उसके भी मैनी रीजंस हैं, कोई भी प्रॉब्लम की का कोई एक सिंगल इटियोलॉजी नहीं है। क्योंकि गट जैसे है। मतलब पेरेंट्स वगैरह हमने ऐसे सुना है ना कि जैसे बोलते कि गर्मी ज्यादा हो जाती है उस वजह से भी ये मतलब जी माउथ जी में ऐसे अल्सर्स हो जाते हैं, या कई हाँ बार मैम टंग में भी कट्स लग जाते हैं, जैसे मुझे खुद को भी टंग में ना जैसे कट 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 लगे हुए हैं, तो वो भी क्या इसी वजह से ही है, इसी की वजह से हो सकता है? नहीं, टंग में अगर कट लगे हैं तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए एंड एडवाइस लेनी चाहिए। कुछ और रीजन भी हो सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली कोई भी चीज अगर हो रही है आपको इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि आपको ये कितने टाइम में हो रहे हैं, ये कट जो लग रहे हैं। ठीक है अगर फ्रीक्वेंटली कोई चीज हो रही है तो आपको डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए। अदरवाइज जो सोर्स होते हैं वो तो बहुत जल्दी नहीं होते हैं, स्पेशली समर्स में तो होते ही हैं, रेनी सीजन में होते हैं, बट वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं। ठीक है मैम, इसके लिए डेंटिस्ट को ही कंसल्ट करना पड़ेगा जी जी वो टंग के लिए भी? जी। टंग ठीक है के लिए मैम, तो आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो डेंटिस्ट ही देखेगा टंग की? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डेंटिस्ट ही देखेगा, लेकिन देखिए क्लिनिकली कोई चीज, अब जैसे आपने मुझे बताया तो जब तक मैं वो चीज देखूंगी नहीं, नहीं बता सकती। तो आपका डेंटिस्ट आपको देखकर क्या सजेस्ट कर रहा है वो आपको फिजिशियन के पास अगर रेफर कर रहा है तो आप फिजिशियन के पास जाइए, लेकिन पहला ये काम डेंटिस्ट का ही है, ओरल केयर का। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू सुजान मैडम। उसके बाद में यहाँ पे हैंड रेज दिख रहा है, एक लास्ट हम लेंगे एक क्योंकि टाइम को देखते हुए, एक पूजा जी का हैंड रेज में ज्यादा दिख रहा है। यस पूजा जी। थैंक यू सर। मैम मेरा ये क्वेश्चन था ना कि मुंह में छाले जो हो जाते हैं ना, तो वो जी छाले हो जाते हैं, क्योंकि मेरा बेटा है 7 साल का और बेटी भी है, हमेशा छाले पड़ जाते हैं जिससे टाइम तक खाने में तक। हमेशा छाले पड़ जाते हैं। जी
तो अगर मतलब क्या आपके बेटा और बेटी दोनों को ही छाले पड़ जाते हैं? हाँ, या आपको भी ये प्रॉब्लम होती है, आपको या आपके हस्बैंड को या घर में किसी और को? नहीं मैम, मुझे बहुत रेयर होता है, हमेशा नहीं होता है। ये नहीं बोलूंगी कि नहीं होता है बट बहुत रेयर होता है। और बच्चों लोगों को फ्रीक्वेंटली होता रहता है। जी, तो बच्चों में ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई है, मतलब बाय बर्थ है या फिर अभी जैसे आपने बताया 67 ईयर्स के हुए हैं? मैम इधर स्टार्ट हुआ ये। हाँ, मतलब अभी समर से ही स्टार्ट हुआ है इसी सीजन में। जी जी। तो फिर तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, मतलब जो भी ट्रीटमेंट है वो दीजिए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि टाइम टू टाइम ये प्रॉब्लम हो रही है, तब आप डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि अभी का सीजन तो है, जो ये रेनी सीजन है, समर सीजन है, इसमें तो सोर्स होते ही हैं। इसमें तो हमारे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो सारी डिस्टर्ब रहती है। ओके। जो हार्मफुल और हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं वो डिस्टर्ब होते ही एनवायरनमेंट की वजह से भी होते हैं। तो ये सीजन तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अपनी रेमेडीज जो भी दे रहे हैं, मेडिकेशन जो भी दे रहे हैं, अगर उसके बाद भी ये कंटिन्यू हो रही है, परसिस्ट कर रही है ये प्रॉब्लम, तब आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास कि ये किसी और प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं हो रहा है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच पूजा जी। और थैंक यू डॉक्टर रीमा अग्रवाल मैडम, आपने बहुत ही शानदार तरीके से सभी के सवालों का जवाब आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए। तो मैं आप ये पैड गुरुकुल की तरफ से आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, क्योंकि आपका एक बहुत ही वैल्यूबल टाइम और वैल्यूबल टाइम के साथ साथ आपने जो वैल्यूबल हमें इंफॉर्मेशन दी है, जो टिप्स दिए, एक हेल्दी स्माइल के लिए कहूंगा मैं, हेल्दी टिप नहीं, हेल्दी स्माइल के लिए। और देखो ये सब लोगों के चेहरे पे बहुत ही अच्छी हेल्दी स्माइल है आज के इस सेशन की वजह से। तो थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा एक जोरदार क्लैपिंग हो मैडम के लिए। थैंक्स मैडम, थैंक्स। थैंक यू। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स, ग्रेट। दोस्तों की जैसे कि हमारा ये मिशन हेल्दी 100 कोच जो हमारा सेशन है, हमने देखा है कि ये हमारे बहुत सारे सेशन हुए हैं। आज का हमारा ये 7वां सेशन था। वो उसके पहले हमने जो सेशंस किए हैं किड्स हेल्थ के ऊपर में, हमने हमारा सबसे पहला सेशन हुआ था जो कि सिल्की जी ने किया था। सेकंड सेशन हुआ था हमारा गट हेल्थ के ऊपर में, जो बहुत ही एक डायनेमिक लीडर थे हमारे पास मिस्टर सूरज अवते जी। उसके बाद हम गए थे नासिक के हमारे डॉक्टर है मिस्टर पांडुरंग, जिन्होंने ग्लूकोज हेल्थ के ऊपर में लिया था कि आज की डेट में जो घर घर में हम देख रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट किस तरह से बढ़ रहे हैं और उसको किस तरह से हम अपने आप को एक हेल्दी रख सकते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे सेशन लिया था। उसके बाद हम सेशन हुआ था हमारा जॉइंट हेल्थ के ऊपर में, कि हमारे आज की डेट में जॉइंट्स के जो लोगों में प्रॉब्लम हो रहे हैं। पहले के जमाने में हम देखते थे कि जॉइंट का प्रॉब्लम जनरली आफ्टर 50s होती थी, बट आज के सिनेरियो में एज ए मैं स्पोर्ट्स पर्सन या हेल्थ कोच हूँ, फिटनेस कोच हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 18-20s के जो बच्चे होते हैं उनको भी जॉइंट की तकलीफें हैं। मैं ग्राउंड पे जब देखता हूँ। ओके, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे जाना था डॉक्टर डीपी शाहू के जरिए, जो कि एक रायपुर से है, छत्तीसगढ़ से। उसके बाद और हमने और जाना था यहाँ पे वुमेन्स हेल्थ के ऊपर में, क्योंकि आज की डेट में लेडीज में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस सामने देखने के लिए आ रहे हैं। तो उसके ऊपर में ग्रेट लीडर डाइटिशियन एनएलपी कोच सिल्की जी ने वहाँ पे सेशन लिया था। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसके ऊपर में, बहुत सारे वहाँ से लोगों की क्वेरीज आई थी उसके ऊपर में। अभी हमने सेशन रखा है। उसके बाद हमारे जो ग्रेट मेंटोर है हमारे मिस्टर गजानन सर, उन्होंने एक मेंटल हेल्थ के ऊपर में सेशन लिया था। वो सेशन भी बहुत ही क्लास, बहुत ही वंडरफुल सेशन हुआ, क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास मेंटल पीस बचा ही नहीं है। ओके, तो पीसेस हो गए, वो उसके सारे टुकड़े हो गए, वो शांति ही नहीं रहे आज लोगों के पास, ड्यू टू मोबाइल की वजह से बोलो या हेक्टिक लाइफस्टाइल के ऊपर में। तो ये से हमने बहुत सारे सेशन लिए थे, और आज का सेशन तो बहुत ही शानदार, जानदार और बहुत ही धमाकेदार हुआ है। ऐसे टोटल हमारे 7 सेशन हुए दोस्तों, और ये 7 सेशन में से पहले 3 सेशन होने के बाद हमने उसके ऊपर में एक क्वेश्चन आंसरिंग हमने एक सेशन रखा था। हमने उसको हमने की थी काउंसलिंग, फ्री में काउंसलिंग किए थे, है ना, इन सब स्पीकर के साथ में। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। वहाँ पे भी लोगों के अपने बहुत सारे सवाल थे, उन सारे सवाल के जवाब सिल्की जी, डॉक्टर पांडुरंग और सूरज अवती जी दिए थे। पर उसके ये टोटल जो 7 सेशन हुए, अभी ये 7 सेशन का हमने एक
क्वेश्चन आंसरिंग एक सेशन रखा हुआ है, जो कि हमारा ये होने वाला है ट्यूसडे को होने वाला, हमारा ये 11th को होने वाला है। तो इस 11th को क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे कोचेस थे जिन्होंने ये सेशंस लिए हैं फ्रॉम डे 1 टू टिल डेट, ये सारे कोचेस वहां पे अवेलेबल रहेंगे, और आपके जितने भी गेस्ट है जिनकी जो भी क्वेरीज है, हम वहां पे उनको 1 to 1 वहां पे हैंडल करेंगे। इसके लिए उसके कोई फीस नहीं है, ये इट इज ए कम्प्लीटली क्या बोलते उसमें फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप जितने ज्यादा लोगों को उस सेशन में आप लग कर सकते हैं, वहां इनवाइट कर सकते हैं, उस सेशन का ज्यादा से ज्यादा आप बेनिफिट ले सकते हैं आप। ओके, तो ये हमारा सेशन होने जा रहा है मंगलवार को। उस सेशन के लिए आपको बहुत जल्दी अपडेट्स मिल जाएंगे ग्रुप में, वहां पे आपको सारा लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे आज तक के 7 सेशन, और अगले एक हमारा होने वाला है मंगलवार को। सो मैं ये आज के सेशन को हम आज का जो सेशन हुआ है हमारा, मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों के फीडबैक्स मैं जानना चाहूंगा। हमारा जो मिशन हेल्दी ग्रुप है, मेन ग्रुप, उस ग्रुप में आप अपने वहां पे फीडबैक्स डालना बहुत अनिवार्य है, कि आपको उस फीडबैक, आपके उस फीडबैक से हमें ये पता चलेगा कि आपकी नेक्स्ट सेशन हमें किस लेवल पे लेके जाना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत शानदार रहा है, और मैं चाहूंगा यहाँ पे हमारे जो ग्रेट लीडर है गजानन सर, मैं यहाँ पे उनको इन्वाइट करूंगा, और इस सेशन को यहाँ पे वो रैप अप करेंगे। सो वेलकम टू गजानन सर। दिनेश जी, हमारे यहाँ कुछ नेटवर्क का इशू हुआ है, बीच में आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग भी रुक गई थी। यस, तो हम कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, नो इशू। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। थैंक यू मैम, रीमा मैम, आज का जबरदस्त सेशन किया आपने, एंड आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आज अपना समय दिया, कीमती समय दिया। थैंक्स वेरी मच फ्रॉम पैड गुरुकुल टीम। और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको दोबारा हम इस प्लेटफॉर्म पे बुलाएं, और आपसे फिर से दोबारा हम चर्चा करें, है ना। आज टाइम के लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। 2 दिन के बाद में जो सेशन होने वाला है क्वेश्चन एंड आंसर का, सब लोग अपने अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करेंगे, और जो हमारे गेस्ट पार्टिसिपेंट है उनको भी आप तैयारी से आने के लिए बोलिए, कि जो भी प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्यूशंस हम उस दिन देने वाले हैं। So thank you very much, and good night to everyone. Okay. Thank you Good all. night, good night. Good night. Good night. Thank you, Dr. Once again, Dr. Rima madam. Thank you very much. Thank you. Thank you, Rima ma'am. Thank you. Good night. Good night. Thank you, ma'am. सब लोग Welcome, sir. नेशन हेल्थ कोच पे अपने अपने कमेंट्स डालें, है ना। थैंक यू।